बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आपने कल देखा कि एक शख्स जो पूरे पाकिस्तान को कहता है कि खौफ के बुत तोड़ दो और मैं किसी से नहीं डरता, वही शख्स जब अपनी नन्ही मुन्नी जलसी में जाता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर और बुलेट प्रूफ कंटेनर और जो एक डब्बा वहाँ बनाया हुआ था उसमें खड़े होकर तकरीर करता है। ये वो शख्स है जो कह रहा है कि खौफ के बुत तोड़ दो। ये मुनाफकत, ये झूठ, ये फ्रॉड, धोखेबाजी, ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि जो आखिरी झूठ अभी पटारी में पड़ा है कि मेरी जान को ख़तरा है, वो बेनकाब कहीं ना हो जाए। और एक शख्स है जिसने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए मुल्क को तोड़ने, पार्लियामेंट को तोड़ने, आइन को तोड़ने के तमाम हरबे इस्तेमाल किए। उसके बाद आलमी साजिश का बयानिया बनाया और आलमी साजिश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से होती हुई शहबाज शरीफ तक पहुंची थोड़ी देर के लिए। पहले वो जो गवर्नमेंट थी वो पहले आलमी साजिश अमेरिका पे गई, फिर वो बाजवा साहब पे आई, लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने की ऑफ़र की गई बंद कमरे में। उसके बाद साइफ़र आ गया, कागज़ लहराया कि जी ये मुल्क के ख़िलाफ़ आलमी साजिश हो गई है। अच्छा जी, आलमी साजिश हो गई। कल्ट ने मान लिया कि आलमी साजिश हो गई, सोशल मीडिया ट्रोल्स ने मान लिया कि आलमी साजिश हो गई, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडिस्ट ने मान लिया कि आलमी साजिश हो गई। और इन सोशल मीडिया प्रोपेगेंडिस्ट का जो गिरोह बाहर बैठा हुआ है, उन्होंने ट्वीट करनी शुरू कर दी कि हुकूमत इम्पोर्टेड आ गई है। वही हुकूमत, वही अमरीकी साजिश, वही आलमी साजिश शहबाज शरीफ साहब से होती हुई नवाज़ शरीफ साहब पे थोड़ी देर रुकी, उसके बाद फिर चली और वो पहुंच गई मोहसिन नकवी साहब पे। फिर अमेरिका से माफ़ी तलाफ़ी होती रही। ये एक शख्स है जो जब भी उसका कोई जवाब देने का बारी आती है, जब भी वो कटहरे में आता है, तो ये वो नफ्सियात है। इमरान खान का कोई सियासी मसला नहीं है, इमरान खान के सारे मसले नफ्सियाती हैं। वो एक कहानी घड़ते हैं और जो इल्ज़ाम लगता है या जो सिचुएशन होती है उससे बड़ी कहानी घड़ते हैं ताकि नज़रें सारी हट जाएं और उनकी कहानी पे बात रुक जाए। फिर वो मैं हैरान होती हूँ कि वो कौन लोग हैं जो इस शख्स के ऊपर यकीन करते हैं और इसकी कहानी पे यकीन करते हैं, और वो कहानी जो 4, 5, 10 दिन के बाद झूठी साबित हो जाती है। कल लाहौर के लोगों ने तो उसको मुस्तरद किया है, यहाँ तक मुस्तरद किया है कि हॉकी ग्राउंड की तस्वीरें जोड़कर, मीनार पाकिस्तान की तस्वीरें जोड़कर, फिर उसके दरमियान से मीनार पाकिस्तान ही गायब हो गया कल तस्वीरें को जोड़ते जोड़ते। ये वो शख्स है जिसकी हर चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया है। फिर साइफ़र की माफ़ी मांगी तो वो जब डूबने लगा बयानिया तो फिर कहा कि मैं लॉन्ग मार्च करूँगा। फिर लॉन्ग मार्च को इस्लामी टच के साथ जोड़ते जोड़ते फ़ेल हो गया। फिर वो फ़ेल हुआ तो फिर ये कहा कि मैं जेल भरो तहरीक करूँगा, जो जेल बचो तहरीक बन गई। उसको जोड़ते जोड़ते लोगों की शहादतें हुई, सहाफ़ियों की शहादतें हुई, पुलिस वालों की शहादतें हुई, इनके घरों से गोलियां मार के पुलिस वालों की शहादतें हुई। और फिर कहा कि मैं इलेक्शन कराना चाहता हूँ। तुम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, तुम फिर से अपनी सिलेक्शन कराना चाहते हो, और तुम चाहते हो, एक मिनट ज़रा जी बात सुन लें, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे जो गुनाह हैं, तुम जिस कटहरे में हो अदालत के, उस कटहरे से बच जाओ और उस जवाब से बच जाओ। अब साइफ़र का तमाशा कर लिया, लॉन्ग मार्च का तमाशा कर लिया, जेल बचो तहरीक का तमाशा कर लिया,
इलेक्शन का तमाशा कर लिया, ज़मान पार्क का तमाशा कर दिया, अदालतों पे धावा बोलना, हमला करना, गाली देना, धमकी देने का तमाशा कर लिया, पुलिस वालों के सर तोड़े, पुलिस वालों की गाड़ियां जलाईं, पुलिस वालों को ज़ख्मी किया, उनके ऊपर पेट्रोल बम्स फेंके। दिल भर गया होगा। ज़मान पार्क से दहशतगर्द निकले, पेट्रोल पंप बम की जो पेट्रोल बनाने की तमाम लवाजमात थे वो निकले, बंटे निकले, गुलेलें निकली, डंडे निकले। दिल भर गया होगा। फिर जी मैंने जलसा करना है, मैंने अदालत नहीं जाना, मेरी जान को ख़तरा है, मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे गोली मार देंगे, मैं बीमार हूँ, मैं बुज़ुर्ग हूँ, मैं 72 साल का हूँ, मैंने अदालत नहीं जाना, मैंने मीनार पाकिस्तान जलसा करने जाना है। उस वक़्त ना मैं बुज़ुर्ग हूँ, ना मैं बीमार हूँ, ना मेरी जान को ख़तरा है, ना मुझे गोली लगेगी, ना मुझे कत्ल करेंगे। उस वक़्त कोई ख़तरा नहीं है। सिर्फ अदालत जहाँ फ़ौरन फंडिंग का जवाब देना है, जहाँ तोशा खाना का जवाब देना है, जहाँ अपनी बेटी टिरियन खान का जवाब देना है, वहाँ नहीं मैंने जाना। फिर अदालत, फिर इलेक्शन करा दो। वो भाई एक शख्स एक माचिस लेकर पूरे जंगल को आग लगाना चाहता है। उस शख्स की मर्जी के ऊपर, उस शख्स की शैतानी आदत के ऊपर, उस शख्स की शैतानी जहनियत के ऊपर इस मुल्क का आइन और कानून नहीं चल सकता। अगर तुम मुल्क में इलेक्शन चाहते थे, अगर तुम मुल्क के अंदर आइन चाहते थे, जो तुम जिस पे लेक्चर आजकल दे रहे हो, तो फिर तुमने नेशनल असेंबली की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जब जमा थी और तुम्हें पता था कि तुम वो हार रहे हो, तो तुमने असेंबली क्यों तोड़ी? तुमने डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, सदर से क्यों आइन शिकनी करवाई, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्समेंट करके बहाल कराई? ये सिर्फ जहनी मसला है और कोई मसला नहीं है। फिर मैं कल सुन रही थी 10 नकाती एजेंडा। वो जो 10 नकाती एजेंडा है, वो 10 नकाती एजेंडा में गवर्नेंस मुल्क की ठीक कर दूंगा। वो कैसे ठीक करोगे? 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में रहे हो, 4 साल वफाक में रहे हो, 4 साल पंजाब में रहे हो, तो गवर्नेंस ठीक करने का मतलब जो है कि फरा गोगी और पिंकी पीरनी को मुल्क की गवर्नेंस हवाले कर दोगी तो मुल्क का गवर्नेंस ठीक हो जाएगी, जो तुमने की। फिर जी मैं मईशत ठीक करूँगा, वो मईशत जो तुमने 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में की, वफाक में की और पंजाब में की, जो फरा गोगी और पिंकी पीरनी के हवाले की। अंडे, कट्टे, मुर्गियाँ, लंगर खाने, मईशत ठीक करोगे? तो अगर करनी थी मईशत ठीक, तो 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं की? 25,000 का कर्जा 44,000 अरब पर ले गए। ये तुमने उस 10 नकाती एजेंडे में डाला है। फिर उसके बाद जी कानून ठीक होना चाहिए। कानून इस मुल्क का बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ठीक होने की तरफ गामजन है जिस वक़्त तुम, फरा गोगी, पिंकी पीरनी और तुम्हारे सारे जो खलंडरे, चोर और डाकू तुम्हारे साथ थे, वो कटहरे में खड़े होंगे। ताकतवर को कानून एक होगा और गरीब का एक होगा। बिल्कुल होगा जिस दिन तुम जेल जाओगे, जिस दिन तुम जवाब दोगे। और वो अब दिन दूर नहीं, क्योंकि तमाशे जो हैं वो इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। उसके बाद जी मैं डेटा बेस बनाऊँगा जिससे गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। बिल्कुल डेटा बेस बनाओगे जिसमें पिंकी पीरनी, फरा गोगी, शहजाद अकबर, आटा, चीनी, बिजली, दवाई, गैस, चोर, इन सब को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि वो टारगेटेड सब्सिडी का डेटाबेस ना 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में बना और ना 4 साल वफाक में बना और ना 4 साल पंजाब में बना, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तख्ती को बदलकर एहसास प्रोग्राम बनाया और डेटाबेस मौजूद है। इमरान खान साहब, इस अकल को ठीक करें। हुकूमत में रह कर गए हैं, सिलेक्टेड ही सही, मुसल्लत ही सही। जिस पे एहसास प्रोग्राम बनाया आपने, तख्ती हटाकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वो टारगेटेड सब्सिडी का डेटाबेस है।
जिस पे लंगर खाने खोलने थे, जिस पे कारखाने बंद किए, मईशत तबाह की। फिर उसके बाद सेहत कार्ड प्रोग्राम, जो 2014 में नवाज शरीफ का सेहत कार्ड प्रोग्राम था, उसको सेहत कार्ड प्रोग्राम बना लिया। फिर जवान प्रोग्राम, जो नवाज शरीफ का यूथ प्रोग्राम था, उसको उर्दू में जवान प्रोग्राम करके वो बना लिया। वो भी प्रोजेक्ट अगर तख्तियां बदल के चला लेते तो मुल्क में लंगर खानों की ज़रूरत ना पड़ती। 10 नकाती एजेंडे में हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जे देंगे। वो 50 लाख घर जो आपकी बेगम अल कादिर ट्रस्ट की शक्ल में ले गई, जो आपकी बेगम लूट मार करके ले गई, पिंकी पीरनी के ज़रूर 50 लाख घर बन गए होंगे। कौन सी हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जे देंगे? वो जो 50 लाख घर बनाने का वादा किया था। गरीबों को नौकरियां देंगे। हाय 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 हाय, 1 करोड़ नौकरी की बजाय सिर्फ 4 साल वफाक में पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार करके चला गया। मईशत ठीक करेंगे, मुल्क की मईशत को बेरोजगारी, महंगाई, सुनामी में डुबो के चला गया। ये दे रहा है 10 नकाती एजेंडे का प्रोग्राम। इस पे 10 चपेड़ें पड़नी चाहिए तुम्हें कि 10 साल तुम खैबर पख्तूनख्वा में लेकर गए हो, हर फाइल करप्शन से अटी हुई और जवाब नहीं देता। हमसे सवाल होता था कि अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो जवाब दो। अब सारे केसेस कोर्ट के अंदर पड़े हैं, जहां टांग तोड़ लेता है, सर तोड़ देता है, आइन तोड़ देता है, झूठ बोलता है, बीमार हो जाता है, बुजुर्ग बन जाता है, 72 साल का बन जाता है, सिर्फ जवाब नहीं देना। उसके बाद कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाएंगे। ओ भाई, फॉरेन फंडिंग का जवाब दे दो, पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग पे खुद काबू पाया जाएगा। वो शख्स जिसने दोनों हाथों से प्राइवेट जेट्स के अंदर पैसे भेजे और पैसे मंगवाए, वो कहता है मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू पाएंगे। 190 मिलियन बंद लिफाफे में काबीना से अप्रूव करवाकर उसका जवाब भी नहीं देता, कहता मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू पाएंगे। उसके बाद महंगाई की शरह हो, जो 2% पे खाने पीने की अशिया, 3.7% पे नवाज शरीफ छोड़ के गया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी। तुमने महंगाई को 16 से 18%, खाने पीने की अशिया की बात कर रही हूँ, आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, घी महंगा, रोटी महंगी। IMF का प्रोग्राम किया था, 5 साल कीमतें नहीं बढ़ी थी, बिजली महंगी। उसके बाद बदतरीन खसारे, तरक्की की शरह 6.1% पे छोड़ कर गए थे, खुद इन्होंने रिपोर्ट शाया की। उसके बाद वो तरक्की की शरह पहले मनफी ले गए, फिर ऊपर चली गई। जिस तरह अपने तरक्की और शरह सही होती थी, असासे बदलते गए, बढ़ते गए, फरागोगी के बढ़ते गए, तरक्की की शरह आगे और पीछे होती रही। ये वो शख्स 10 नकाती एजेंडा दे रहा है। उसके बाद जी 10 नकाती एजेंडा जो था ना, वो मईशत भी मैंने आपको बता दिया, अंडे कट्टे और मुर्गियों से ठीक होनी थी। वो अंडे भी मर गए, कट्टे भी मर गए, मुर्गियाँ भी मर गई। ना अंडे मिले, ना कट्टे मिले, ना मुर्गियाँ मिली, ना लंगर खाने मिले। और उसके बाद जो 10 नकाती एजेंडा वाले होते हैं ना, जो मुल्क को रिलीफ देने की बात करते हैं, जो मुल्क के अंदर तरक्की की बात करते हैं, आवाम को रोज़गार देने की बात करते हैं, उनका 10 नकाती एजेंडा CPEC होता है। उनका 10 नकाती एजेंडा LNG टर्मिनल्स होते हैं। उनका 10 नकाती एजेंडा 16,000 मेगावाट बिजली होती है। उनका 10 नकाती एजेंडा महंगाई को 2% पर करना होता है और 3.1% पर करना होता है। उनका जो एजेंडा होता है वो IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल करके मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देना होता है, दहशत गर्दी ख़त्म करना होता है, मुल्क के अंदर से दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करना होता है।
उनका 10 नकाती एजेंडा खाने पीने की अशिया का 5 साल कीमतें ना बढ़ना होता है। उनका 10 नकाती एजेंडा PKLI होता है। उनका 10 नकाती एजेंडा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूथ प्रोग्राम होता है, हेल्थ कार्ड होता है जिसकी तुम सिर्फ तख्तियाँ बदलते रहे, मोटरवेज़ होती हैं, मास ट्रांजिट होती है। अगर आज इस मुल्क का नौजवान कनेक्टिविटी और मुल्क की इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई हैं तो वो नवाज़ शरीफ के मोटरवे की वजह से हैं, वो शहबाज शरीफ की फार्म टू मार्केट रोड्स की वजह से हैं, बिजली के मंसूबों की वजह से हैं, CPEC की वजह से हैं, सेहत कार्ड की वजह से हैं, यूथ प्रोग्राम की वजह से हैं, बिजली के मंसूबों की वजह से हैं। ये होता है 10 नकाती एजेंडा। तुम सिर्फ एक मंसूबा बताओ। 10 नकाती एजेंडे ना, तो जैसे मैंने पहले कहा कि इन 10 नकाती एजेंडों पे तुम्हें 10 चपेड़ें पड़नी चाहिए। तुम एक मंसूबा बताओ, ज़्यादा नहीं, एक मंसूबा बताओ जो तुमने सवाए शैतानी के, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करने के, मुल्क की कर्ज़े बढ़ाने पे, मुल्क में महंगाई बढ़ाने पे, मुल्क में माशी तबाही लाने पे एक मंसूबा बताओ जो तुम कहो ये मंसूबा मैंने बनाया था। 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में रहे हो और बेशर्मी के साथ, ढिठाई के साथ 10 नकाती एजेंडा देते हो। अवाम को पागल समझा हुआ है, अवाम को भेड़ बकरियां समझा हुआ है। कौन से तुम 10 साल में तालीम का सुनामी ले आए हो? कौन सा हेल्थ का सुनामी ले आए हो? कौन सा मोटरवेज का जाल बिछा दिया तुमने खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में? लूट मार के, ख़जाने खाली करके, अवाम को महंगाई और बेरोज़गारी में धंसाकर, मुल्क के अंदर दहशत गर्दी वापस लाकर तुम 10 नकाती एजेंडे दे रहे हो। तुम्हें तो अब शर्म भी नहीं आती मुझे लगता है। और सोशल मीडिया, जो जलसे सोशल मीडिया पे फोटोशॉप की नज़र हो जाएं, उस शख्स को पता होता है कि मेरा बयानिया भी दफन हो गया और मेरी सियासत भी दफन हो गई। और अब सिर्फ ये नौटंकी इसलिए कि मुझे टेरियन खान को का केस में जवाब ना देना पड़े, फॉरेन फंडिंग में जवाब ना देना पड़े, तोशा खाना में जवाब ना देना पड़े, और मैं ये तमाशे 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 करता रहूं और लगाता रहूं मुल्क को एक अपने नफ्सियाती जो तकलीफ़ है उसके अंदर। ऐसा नहीं होगा और ऐसा हो भी नहीं सकता। दूसरी बात कहते हैं जी, कानून की गिरफ्त में लाऊंगा सबको। तुम पहले पिंकी पीरनी और फराह गोगी को ले आओ कानून की गिरफ्त में। तुम पहले जो चोरियां और डाके डालें और फॉरेन फंडिंग की है, और वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का नाम लेकर, वो पागल नहीं है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तुम्हें बहुत पैसे दिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने। तुमने ज़कात के पैसे सियासत में लगाए, तुमने ज़कात के पैसे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश में लगाए, तुमने शौकत खानम के पैसे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में लगाए, तुमने ज़कात के पैसों से ज़मीनें ख़रीदी, घर ख़रीदे। तुम्हें देंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे? वो पागल नहीं है कि वो फराह गोगी और पिंकी पीरनी को पैसे दें ओवरसीज़ पाकिस्तानी। वो पागल नहीं है कि एक पागल शख्स को दें ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे। उनको तुम्हारी असलियत भी पता है और जो तुम तमाशे करते हो उनको वो भी पता है। फिर जी सोशल मीडिया बड़ा कामयाब जलसा, उसकी जो असलियत है वो 2 मिनट बाद खुद तस्वीरें डिलीट की जो हॉकी स्टेडियम की तस्वीरें थी, मिला मिला के फ़ोटोशॉप करके, जैसे मैंने पहले कहा, मीनार पाकिस्तान ही गायब कर दिया उसमें से। उसके बाद वो तस्वीरें डिलीट करनी पड़ी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं बची। ऑप्शन सिर्फ उनके बयानात में जो कभी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के तरले मिलते, कभी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को कह रहे हैं मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, अल्लाह का वास्ता है मुझे मिल लो, क्योंकि मेरी जो सियासत है वो तबाह हो रही है, मैं इक़्तिदार में नहीं आ सकता। तो इमरान खान साहब, आपकी तमाम साजिशें नाकाम, आपका तमाम एजेंडा नाकाम।
अब आप इस मुल्क में ना सिलेक्ट होकर आ सकते हैं और ना इलेक्ट होकर आ सकते हैं। आपका स्याह दौर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के ऊपर क़यामत बनकर गुजरा है, ये हर शख्स जानता है। और आप झूठ बोलकर, साजिशी बयानियाँ देकर और प्रोपेगेंडा करके, माउथ पीसेस को मुल्क के बाहर बिठाकर साजिशें करके, कभी लसबेला के हेलीकॉप्टर की साजिश करके उनके खिलाफ मुहिम चलाई तुमने। ये साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब ना तुम इलेक्ट होकर आ सकते हो और ना तुम सिलेक्ट होकर आ सकते हो, तुम्हें इस बात का पता है। और इमरान खान साहब के जितने लोग हैं उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि आपने एक लफ्ज़ सुना होगा जिसका लघवी मानी खान, ये फतान खान है। और वो क्या होता है? वो होता है शरअंगेज़ शैतान। वो होता है कि जो सफ़र में उसके साथ होते हैं उन पर हमला करता है, उनके ख़िलाफ़ साजिश करता है, झूठ बोलता है, उनको धोखा देता है। तो ये उसके साथ जितने लोग इस वक्त हैं, ये उन सबको धोखा दे रहा है। ये जो रोज़ खड़े हो जाता है या बैठ जाता है दो झंडे लगाकर, सिर्फ झूठ बोलता है, ये फ्रॉडिया है, ये एक दहशतगर्द है। जब इक़्तिदार में था तो सियासी मुखालफिन को जेलों में डाला। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन याद आ गई है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन उस शख्स को याद आ गई है जो मीडिया के पसलियों में गोलियां मारता था। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन उस शख्स को याद आ गई है जो मीडिया वर्कर्स की और सहाफ़ियों के नाक की हड्डियां तोड़ता था, उनके घर में घुस के उनको मारता था, उनको अगवा करता था, उनको जेलों में डालता था। प्रेडेटर उसको मरियम औरंगज़ेब ने नहीं कहा था मीडिया का या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उसको इंटरनेशनल आलमी अदारे ने कहा था कि ये मीडिया के लिए प्रेडेटर है। उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद आ गई है जो सियासी मुखालफिन को सजाए मौत की चक्कियों में रखता था झूठे मुकदमात पर, और दवाई नहीं देता था, पानी नहीं देता था, बिस्तर नहीं देता था, चादर नहीं देता था। उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद आ गई है। उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद आ गई है जो दूसरों की बहनों को, बेटियों को घसीट कर जेलों में डालता था, उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद आ गई है। जो तैयबा गुल को अगवा करके पीएम हाउस में रख कर और नैब के चेयरमैन को वीडियो दिखाकर सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमे बनाता था और उनको महीनों और सालों जेल में रखता था, और जिनको सबको मेरिट के ऊपर अदालतों से बेल मिली, उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद आ गई है। जो बाप के सामने बेटी को हथकड़ी लगवाता था और जेल से उठाकर लेकर जाता था, जो मरियम नवाज के कमरे में कैमरे लगाकर और उसको अपने फोन पर देखता था, उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद आ गई है। जो बेडरूम्स में पुलिस वालों को भेजकर धावा बुलवाता था, उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद आ गई है। जो औरतों को कहता था ये कपड़े इसलिए पहनती हैं, इसलिए ये जैसे कपड़े पहनती हैं इसलिए उनका रेप होता है, उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद आ गई है। अपनी शक्ल देखो शीशे में, और खत लिखता है यूएन को और लिखवाता है यूएन को खत, पुलिस वालों के सर फाड़ने वाला, पुलिस वालों के सर तोड़ने वाला, उनके ऊपर पेट्रोल बम्स फेंकने वाला, दहशतगर्दी करने वाला। वो कहता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गई है। उस वक़्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन किधर थी? जिस वक़्त तुम अपनी अना, अपने तकब्बुर, अपनी ताकत के जो उसमें एक कैफियत में थे, उस वक़्त तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम्हारा इक़्तिदार कभी ख़त्म नहीं होगा? उस वक़्त तुम्हें ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद नहीं आई। इसलिए ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का तमाशा है ना, ये ह्यूमन राइट्स वालों को भी पता है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वालों ने वो रिपोर्टें लिखी हुई हैं जिसमें तुम तारीख के बदतरीन ह्यूमन राइट वायलेटर थे और हो। तुम अपने साथ लोगों को इस्तेमाल करते हो, तुम अपने वर्कर्स की लाशों का इंतज़ार करते हो और उसके ऊपर सियासत करते हो। तुम ह्यूमन राइट्स, ये पता है यूएन को। और तुम जो कहते थे अमेरिका ने तुम्हारी हुकूमत गिराई है, वो भीख मांग रहा है यूएन से आज। तुम्हें शर्म नहीं आती? जो कहता था अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है और आलमी साजिश हो गई मेरे ख़िलाफ़, वो आज कशकोल लेके यूएन के सामने खड़ा है कि मेरे ख़िलाफ़ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, मुझे बचाओ। उस यूएन को भी पता है, उस अमेरिका को भी पता है,
और उन ह्यूमन राइट्स वॉच को भी पता है, ऑर्गेनाइजेशंस को, कि तुम कौन हो। तुम्हारी फाशिज्म और तुम्हारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बदतरीन मिसाल, जिसमें तुमने सारे, और जो 10 साल तुम्हें मिले ना खैबर पख्तूनख्वा में और 4 साल तुम्हें मिले वफाक में, सारी ऑपोजिशन को जेलों में डालकर तुमने मुल्क को लूटा है, मुल्क के ख़जाने को लूटा है, मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद किया है, कश्मीर का सौदा किया है, अवाम को बेरोज़गार किया है, अवाम के मुंह से रोटी छीनी है, अवाम से बिजली गैस दवाई छीनी और इस मुल्क को दोबारा दहशतगर्दी में धंसा। इसलिए पागल ना समझो अवाम को। मरियम साहब ये बताइए, अगर कल इंतज़ामिया और पीटीआई के दरमियान इजाज़त जो मिली थी, उसके बाद जलसा हुआ, लाहौर के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर लगाए गए बेतहाशा। अगर जलसे में कारकुनों को रोकना था, कोई थ्रेट थे, तो आप लोग मीनारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द लगाते। लाहौर के अवाम को इसमें अजियत से दो चार करना, क्या ये इंतज़ामिया का, हुकूमत का रवैया गलत नहीं है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब कहते हैं मुझे कत्ल कर देंगे, इमरान खान साहब कहते हैं मुझे गोली मार दी जाएगी, इमरान खान साहब कहते हैं मेरी जान को ख़तरा है, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते। और जो तस्वीरें दिखाई हैं तो जो हॉकी स्टेडियम की, तो कंटेनर लगे तो वो बंदे कहाँ से पहुँच गए। और जिन लोगों ने अभी हफ्ता पहले पुलिस वालों के सर तोड़े हों, उनको अटैक किया और रेंजर्स की गाड़ियों को, अदालतों पे हमला आवर हुए हों, वो तो दहशतगर्द हैं। तो दहशतगर्द हैं तो शहरियों को उनके शर से भी तो बचाना है कि नहीं बचाना। अच्छा, आप कह रही हैं कि ख़वातीन जो है उनको जेलों में डाला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कारकुनान, जो ख़वातीन कारकुनान है, आप भी माशाल्लाह जो खातून है, तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी एक खातून जो है चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर चला रही है। तो पीटीआई की जो ख़वातीन कारकुनान को 1:30-2 बजे छापे मार के उनके घरों से गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या आप उसकी मज़ाहमत करेंगे? देखिए, बात यह है कि पहले तो मुझे नहीं पता कौन सी खातून गिरफ्तार हुई है, आप ज़रा नाम बता दें। नहीं, आपने कहा कि ना नहीं, डिस्टॉर्ट नहीं करें फैक्ट को प्लीज़। आपने कहा कि उनकी ख़वातीन को जेलों में डाल दिया गया, आप मुझे किसी खातून का नाम बता दें। नहीं, अब आप छापों पे आ गए हैं। मतलब आप पहले सवाल तो पूरा वो कर लें। देखें, मुझे बता दें कि पिंकी पीरनी फरा गोगी के कमरे में पुलिस को भेजकर बेडरूम में रात को कोई छापा पड़ा? मुझे बता दें कि पिंकी पीरनी और फरा गोगी के कमरे में कैमरे लगे हैं? मुझे ये बता दें कि इमरान खान के सामने पिंकी पीरनी को हथकड़ियाँ लगा के सजाए मौत की चक्की में डाला? बता दें मुझे, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो मैं उस पर माजरत कर लूँगी। जी मुझे ये बताएं कि सियासतदान जो है वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जो कौम है, पूरी कौम जो है वो मईशत जो है उसमें फंसी हुई है। हम अगर ऐसे ही जो है वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करेंगे तो बताएं कि बैनुल-अक़वामी तौर पर हमारा क्या अमल होगा। ये देखिए, इल्ज़ाम तराशी कोई नहीं कर रहा। हम हुकूमत में आए, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, हमने इन्वेस्टिगेशन के बगैर जेलों में नहीं डाला। हम डाल सकते थे, रियासत के पास बड़ी ताकत होती है, आते गिरफ्तार कर लेते। हमें भी तो ऐसे ही गिरफ्तार करते थे ना। फिर नैब में तफ्तीश होती थी, फिर जेल के अंदर तफ्तीश के दौरान दूसरे केसेस डाल दिए जाते थे। शहबाज शरीफ पे 3 केसेस जेल में डले कि ये बाहर ना निकल सके। तो हमने इन्वेस्टिगेशन की, अब केसेस कोर्ट में है और इल्ज़ाम नहीं है। अगर इनके पास जवाब है तो बोल दें कि टेरियन खान मेरी बेटी नहीं है। अब तो पब्लिक डोमेन में केस है ना, अदालत आपसे सवाल पूछ रही है, तो बोल दें मैंने फ़ॉरेन फंडिंग नहीं की है, मैंने ज़कात के पैसे सियासत में नहीं लगाए हैं। बता दे जाके, बता दे मैंने तोशा खाना से घड़ी पहले ली, फिर दी, फिर बेची, फिर पैसे जमा कराए। बता देना जाकर। हम तो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। इल्ज़ाम तब लगाते जब आते हुकूमत में, इसको गिरफ्तार करते, जेल में डालते और वहीं रखते और इस पर इल्ज़ाम लगाते रहते। ऐसा नहीं हुआ। केसेस इन्वेस्टिगेट हुए, केसेस इन्वेस्टिगेट हो गए, अदालतों में रेफरेंसेस गए हैं, जो अदालतें बुला रही हैं इमरान खान साहब को और वो नहीं आ रहे। मरीम साहिबा, गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों में हमने एक लॉन्ग मार्च कवर किया था लाहौर से इस्लामाबाद, महंगाई मार्च उसका नाम दिया गया
के बाद उसमें नुमाया कमी आई होगी, इस वजह से आप अपनी कारकर्दगी से भी शायद मुतमिन हो। आवाम जो है वो पिछले 4 साल इस बात को सुनते रहे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आज 5वां साल आ गया है, ना ये मेरे से कोई माहिदा हो रहा है, ना कोई सामने कोई इकनॉमिक रोड मैप नज़र आ रहा है। आवाम तो यही सवाल कर रहे हैं कि हमें क्या रिलीफ मिला है इस गवर्नमेंट के आने के बाद, मासवाई के जो देखिए, सबसे पहले तो आपसे ज़्यादा आवाम जो है उसकी इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि 4 साल उन्होंने रोटी किस कीमत पे ख़रीदी है, आटा किस कीमत पे ख़रीदा है। बात यह है कि जो मईशत होती है वो स्विच ऑफ और स्विच ऑन बटन नहीं होता। जो तबाही 4 साल ये करके गए हैं मईशत की, जो IMF का अपना प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट करके गए हैं, वो सस्पेंडेड था प्रोग्राम जिस वक्त हमारी हुकूमत आई है। और इस महंगाई के दौर में आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म कहाँ गया हुआ है? वो मुल्तान में, फैसलाबाद में, पूरे पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में और इस्लामाबाद में इस महंगाई के दौर में तारीख़ी फ़ैसला किया कि आवाम को रिलीफ़ देना है और मुफ्त आटा देना है रमज़ान में। ये इससे पहले मुल्क की तारीख़ में कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो ये समझते हैं और हम ये जानते हैं और हमें इस बात का एहसास है कि आज आवाम मुश्किल में है। हम वाहिद वो जमात हैं जिसने हमेशा मुल्क को महंगाई से निकाला है, मुल्क के अंदर आवाम को रोज़गार दिया और ना सिर्फ महंगाई से निकाला है बल्कि मईशत को दोबारा तक़वियत देकर उसको इस्तेहकाम दिया। इससे ये जब जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, लेकिन जो 4.5 साल मुल्क की मईशत को तबाह करके और बारूदी सुरंगें बिछा कर गए, ये उसको भी पता है जो आज इकॉनमी के ऊपर लेक्चर देता है और 10 नकाती एजेंडा देता है। ये उसको भी पता है, लेकिन वादा किया है इंशाअल्लाह इस पूरे भंवर से निकालेंगे, इस मुश्किल से निकालेंगे और दोबारा से पाकिस्तान की आवाम को खुशहाल करेंगे। मरीम, आपको और आपकी हुकूमत को शहबाज शरीफ की तरफ से आटा मुस्तक अफराद को मुफ्त देने के लिए मुबारकबाद। लेकिन वो चंद एक ख़ानदान है, 1 करोड़ 27 लाख कुछ इतने लोग हैं जिन्हें मुफ्त आटा दिया जा रहा है। बाकी पंजाब को जो 650 रुपये वाला थैला था वो आज 1160 रुपये में मिल रहा है, यानी 510 रुपये हमारी जेब से या जो भी सफ़ेद पोस्ट हो गए उनकी जेब से निकाल के उनको दे दिया गया। चले जहाँ पे हम ठीक है कि हमारी जेब से निकाल के मुझसे लोगों को मिल गया। क्या 24 दिनों बाद ये 1160 वाला आटा 650 रुपये में वापस आ जाएगा? देखिए, पहली बात तो आपका शुक्रिया, लेकिन अल्लाह करे ये 1 करोड़ नहीं है, ये 8 करोड़ से ज़ायद अफराद हैं जिनको मुफ्त आटा मिलेगा। और अभी सिर्फ आज की तारीख़ में जब से ये स्कीम शुरू हुई है तो 80 लाख लोगों को आटे की तकसीम हो चुकी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ हादसात भी हुए, कुछ अफसोसनाक वाक़यात हुए, वो इसलिए हुए कि मुल्क की तारीख़ में ऐसा इक़दाम कभी नहीं हुआ। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो ह्यूमन रिसोर्स, वो इंतज़ाम करते करते टाइम लगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं कल ख़ुद गई हुई थी सरगोदा, जहाँ ये पूरा इंतज़ाम देखा है और इंशाल्लाह ये और से ज़्यादा, और इसको ख़ुद प्राइम मिनिस्टर वो कर रहे हैं। लेकिन जो आपने दूसरी बात की आटे की प्राइस की, उस पर भी कल प्राइम मिनिस्टर की एक तफसीली मीटिंग हुई है और मार्केट की जो कमेटियाँ हैं उनको फ़ाल करने की बात की गई है और एक सर्टन प्राइस ड्यूरिंग रमज़ान उसके आटे की कीमत के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कल तजावीज़ दी हैं और इंशाल्लाह आज वो प्लान सामने आएगा। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ, ये वो वज़ीर आज़म नहीं है जो टीवी पर देखता था और कहता था कि डॉलर की प्राइस महंगी हो गई है। और इंशाल्लाह जो गरीब आवाम के लिए, जो आवाम के लिए बेहतरी होगी उसके मुताबिक ये जो आटे की भी कीमत है और जो पूरा रमज़ान पैकेज है वो उसके अकॉर्डिंगली होगा। मरीम साहब, ये बताइएगा, साकिब निसार कह रहे हैं कि PMLN ने रेगुलेट करी है कि मैंने मरीम नवाज़ को बदतमीज़ कहा और ये मेरे प्ले कार्ड उठा के पार्लियामेंट में ले गए, तो ये क्या गेन करना चाहते हैं? और मैं बड़ा मजबूत आदमी हूँ और अब मैं दीन की तरफ चला गया हूँ, साहब आदमी, मेरे तो फैसले भी बोलते हैं। वो जो जिस ऑडियो लीक्स आई हैं साकिब निसार साहब की, उन्होंने किसी फोरम पे उसको चैलेंज किया, किसी फोरम पे उसकी नफ़ी की है, किसी फोरम पे ये कहा है कि ये झूठी ऑडियो है जिसमें वो माशाल्लाह जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं शायद अपनी बेटी के लिए भी वही करते हों, अपनी बेगम के लिए भी वही करते हों, अपनी बहनों के लिए भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हों। और मैं तमाम उन लोगों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की वालदा के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करता है, ये उसकी अपनी असलियत ज़ाहिर होती है कि शायद वो अपने घर में भी अपनी बहनों, अपनी बेटियों और अपनी
माओं के बारे में उसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जिस तरह वो दूसरी ख़वातीन के बारे में करते हैं। और इसमें तब सब शामिल हैं। मैं ख़ुद भी सुन रही थी अभी कुछ दिन पहले मेरे बारे में भी और मरियम के बारे में बात की है, लेकिन हो सकता है उनकी तरबियत ऐसी हो, वो अपनी बेटी बहनों और माओं के बारे में भी वही गुफ्तगू और वही ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अच्छा मैडम, सवाल ये है कि फराग गोगी पे और साबिक गवर्नमेंट पे बड़ा इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने पैसे देके, करोड़ों रुपए देके जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग की थी, तो क्या वो जो करप्शन की गई है उसमें उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ तहकीकात हो रही है जो करोड़ों रुपए देके लगाते तैनाती करवाई थी, उनसे पूछा जा रहा है? देखिए, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ 2.5 साल अहद चीमा जेल में रहे थे। 1 रुपए 1 थैले की करप्शन साबित नहीं। आज भी नैब के केसेस भुगत रहे हैं। फवाद हसन फवाद साहब रहे थे जो प्राइम मिनिस्टर के, इन्होंने टारगेट किया था। नवाज शरीफ साहब के साथ फवाद हसन फवाद साहब थे, शहबाज शरीफ साहब के साथ अहद चीमा साहब थे। तो ब्यूरोक्रेट्स को एक मैसेज जाना था कि इंसान के बच्चे बन जाओ। हमने इन दोनों को जेल में डाल दिया और इनको हम नैब गर्दी इनके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? 4 साल ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो आपने किया इस मैसेजिंग के साथ और मुल्क का नुकसान किया, वो पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है आज। अगर और जो देखें, ये हमने जो इन्वेस्टिगेशन करके अदालत में केसेस हैं, जिसने 1 रुपया भी मुल्क के, हमने 1-1 रुपये का जवाब दिया है। जिसने इसमें ख़यानत की है आवाम के पैसे में, उसको सज़ा मिलेगी। सदर मुमलिकत को एकदम से आपने कर लिया सदर मुमलिकत को एकदम से इंसानी का बड़ा ख्याल है, क्या इसको मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इमरान खान के तर्जुमान सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को ख़त लिखा है। जो ख़त उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को लिखा था, वो शायद भूल गए थे कि वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज़ देनी थी, तो प्रेस रिलीज़ देने की बजाय उन्होंने नीचे साइन करके वो वज़ीर आज़म को भेज दिया था। वो अपने मनसब और अपने आइनी मनसब का मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी तज़हीक कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन सदर अलवी को उस वक़्त याद क्यों नहीं आया जब शहबाज शरीफ को 2 दफ़ा जेल में डाला झूठे मुकदमे में, जब मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत को डाला झूठे मुकदमे में, जब राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन का पर्चा बनाकर उसको उनके डेथ सेल में कीड़ियाँ छोड़ी गईं, उस वक़्त ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं आए याद? उस वक़्त ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं आए जब लिखते कलम टूट जाते थे और चलते हुए प्रोग्राम टीवी के ऊपर बंद हो जाते थे? इस 10 महीने में कोई चैनल पे प्रोग्राम बंद होता देखा? टॉक शो आपने? इरफान सदीकी को इन्होंने घर से उनकी बेगम को ज़ख्मी करके, उनको धक्के देकर, उनको अरेस्ट कर घर के किराए के मुकदमे में जो 1 दिन भी नहीं रहा, जिनको जेल में डाल दिया। मतीउल्लाह हो, मीर शकीलुर रहमान साहब को जेल में सिर्फ इसलिए डाला कि मीडिया को पैगाम हो कि अपना मुंह बंद कर लो। असद तूर हो, अबसार आलम पेट में गोलियां मार दी। उस वक़्त ह्यूमन राइट्स कहाँ थे? अरबी साहब को याद, यही सदर थे ना, यही थे गालिबन, यही थे उस वक़्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन। जिस वक़्त मरियम नवाज़ को अपने वालिद की सामने हथकड़ियाँ लगाकर जेल से गिरफ़्तार किया, नैब में कैमरे लगाए, कैमरा इमरान खान के फ़ोन पे चलता था, उस वक़्त ह्यूमन राइट्स कौन था? सदर अलवी साहब भी सदर थे ना। जिस वक़्त लोगों को दवाई नहीं देते थे, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं देते थे, उनका मेडिकल टेस्ट नहीं कराने देते, जिस वक़्त इमरान खान अमेरिका में बैठकर ये कहता था मैं जाकर AC बंद कर दूंगा और पंखा बंद कर दूंगा, उस वक़्त सदर कौन था? अलवी साहब ही थे ना। तो ये मैं अब नहीं बात करना चाहती जो इखलाक से गिरी हो, लेकिन ये काबिल इसी हैं ये लोग। अपने मनसब का ख्याल करें, अपनी कुर्सी का ख्याल करें, अपने ओहदे का ख्याल करें। ये सदर पाकिस्तान का ओहदा है, ये सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदा नहीं है। इसमें फ़र्क को समझें।